हाँ तो बच्चों, जल टरबाइन में आगे बढ़ते हुए हम आज शुरुआत कर रहे हैं अपकेंद्री पंप की रचना। इससे पहले मैंने आपको अपकेंद्री पंप की कार्यविधि बता दी थी। तो अपकेंद्री पंप की रचना में आइए हम देखते हैं क्या क्या होता है। इसके मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। पहला है घूमने वाला पहिया, जिसे कि अंतर्नोदक या इम्पेलर कहते हैं, जो कि इसके अंदर, इस मोटर के अंदर लगा होता है या पंप के अंदर लगा होता है और रोटेट करता है। दूसरा अंतर्नोदक या इम्पेलर के बाहर चारों ओर बना हुआ आवरण, जिसे कि हम केसिंग भी कहते हैं। थर्ड है चूषण पाइप। यह वह पाइप है जिसके द्वारा संप में या रिजर्वायर से हम पानी को चूषित करते हैं। और इस पंप का जो ऊपरी सिरा होता है वो पंप के नेत्र पर जुड़ा होता है, और इसका जो निचला सिरा होता है वो रिजर्वायर में होता है। फोर्थ है डिलीवरी पाइप। यह पाइप केसिंग के निकास से जल या द्रव को प्रदाय टंकी तक ले जाता है। प्रदाय पाइप में एक नियंत्रक वाल्व भी लगा होता है। पांचवा है, जो कि इस फिगर में नहीं दिया हुआ है, ये नीचे वाले फिगर में दे रखा है। आवश्यकता अनुसार हम चूषण और प्रदाय दोनों पाइप में दाब को मापने के लिए दाब मापी लगाते हैं। और छठवां, एक प्रथम चालक, जो कि विद्युत मोटर, डीजल या पेट्रोल इंजन हो सकता है, जिसकी सहायता से कि हम इम्पेलर को घुमाते हैं। और विभिन्न स्थानों पर द्रव की लीकेज को रोकने के लिए पैकिंग। आइए अब पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, अपकेंद्री पंप के आवरण। ये विशेष प्रकार के दो भागों में धातु को ढालकर बनाए जाते हैं, जिन्हें ऊर्ध्व समतल में बोल्टों द्वारा जोड़कर पूरा आवरण प्राप्त होता है। आवरण के निचले भाग में आधार के लिए स्थिर करने का प्रबंध होता है। आवरण अपने केंद्र पर दोनों ओर खुला रहता है, जिसमें से लेकर शाफ्ट गुजरती है, जिस पर अंतर्नोदक फिट होता है। केसिंग निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रज या वॉल्यूट केसिंग, जैसा कि फिगर 6.20 में दिख रहा है। इसमें जो इम्पेलर के चारों आवरण में बना एक सर्पिल आकार होता है, जिसका क्षेत्रफल जीभ से इम्पेलर के घूमने की दिशा में निकास की तरफ बढ़ता जाता है। इस क्षेत्र के बढ़ते जाने से द्रव की वेग ऊर्जा दाब ऊर्जा में बदल जाती है और पंप की दक्षता बढ़ जाती है। साथ ही इस प्रकार की केसिंग का दूसरा लाभ यह है कि अतिरिक्त मात्रा को लेने के लिए केसिंग का क्षेत्रफल बढ़ते जाना आवश्यक है, वरना भंवर बनने से ऊर्जा हानि होती है। फिर भी व्यावहारिकता यह पाया गया है कि इस केसिंग की दक्षता बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती, क्योंकि द्रव के इम्पेलर से निकलने के बाद उसका भ्रमण वेग अधिकतर प्रवाह वेग से ज़्यादा होता है। फलस्वरूप आघात के कारण ऊर्जा हानि होती है और पंप पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है वॉर्टेक्स केसिंग। उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है कि इसमें इम्पेलर और वॉल्यूट के बीच में एक वृत्ताकार कक्ष और बना देते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो वॉर्टेक्स केसिंग में है, जो वॉल्यूट केसिंग दिखाया गया, उसी के बाहर एक वॉर्टेक्स चैम्बर बना दिया जाता है।
जो कि वृत्ताकार होता है और आयताकार काट का और एक समान चौड़ाई का होता है, ताकि अपकेंद्री पंप की दक्षता वॉल्यूट केसिंग पंप से अपेक्षाकृत बढ़ जाए, क्योंकि इस इम्पेलर से द्रव निकलकर पहले भ्रमित केसिंग में जाता है, जहां से यह त्रिज्या के बाहर की ओर निकलने लगता है और साथ ही साथ फिर केंद्रज केसिंग में प्रवेश करता है, अर्थात साथ साथ घुमावदार पथ पर भी चलता है, जिस कारण यहाँ पर एक प्रकार का मुक्त भ्रमित बन जाता है, जिससे वेग ऊर्जा दाब ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार इस पंप की दक्षता बढ़ जाती है। फिर है टरबाइन केसिंग। नीचे चित्र में इम्पेलर दिखाया गया है और केसिंग भी दिखाई गई है। इस केसिंग व्यवस्था में क्या होता है कि जो इम्पेलर है वो एक स्थिर पहिए से घिरा रहता है और इस स्थिर पहिए से अनेक गाइड वेन्स लगी होती हैं, जिसका क्षेत्रफल पहिए की परिधि की ओर बढ़ता जाता है। इस स्थिर पहिए को विसारक पहिया कहते हैं। गाइड वेन का कोण ऐसा बना होता है कि जिससे इम्पेलर से निकलने के बाद इन फलकों में द्रव आसानी से बिना टकराए प्रवेश कर सके, और जैसे जैसे द्रव स्थिर वेन या फलकों में होकर बहता है, उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है और दाब ऊर्जा में बदलती जाती है। विसारक पहिए से निकलकर द्रव वॉल्यूट केसिंग में होता हुआ निकास पर पहुंचता है। इस केसिंग पंप का क्रिया सिद्धांत एक प्रतिवर्ती अंतर्मुखी प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन जैसा ही, अतः इसे टरबाइन पंप भी कहते हैं। इस केसिंग वाले पंप के 3 मुख्य लाभ यह हैं कि इसकी शाफ्ट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थिति में रखी जा सकती है। यह अपेक्षाकृत कम स्थान घेरता है और इसमें द्रव की 75% जो वेग ऊर्जा है उसको दाब ऊर्जा में बदल सकते हैं, परंतु इसके अलावा यह है कि ये थोड़ा महंगा होता है। तो ये हो गए बात पंप के विभिन्न प्रकार के केसिंग के बारे में। अब क्या होता है, बेसिकली इसमें इम्पेलर भी कई डिजाइन में बनाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है अपकेंद्री पंप के इम्पेलर या आंतरनोदक। इम्पेलर अधिकतर कांसे को ढालकर एक ही खंड में इम्पेलर बनाए जाते हैं। विशेष द्रवों के लिए मोनल, निकिल तथा क्रोम आदि मिश्र धातुओं से बने इम्पेलर का प्रयोग करते हैं। इम्पेलर को शाफ्ट पर कुंजी द्वारा लगाया जाता है और शाफ्ट को उपयुक्त बेरिंगों की मदद से टिका दिया जाता है। इम्पेलर में बने वेन या फलकें लगी होती हैं। इम्पेलर एक या दो ओर से द्रव प्रवेश कराने वाले हो सकते हैं। तो इम्पेलर मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोनों सिरों पर ढके हुए या बंद इम्पेलर। तो जैसा कि नीचे वाले चित्र 6.24 में पहला ए दिखाई दे रहा है, वो है इस प्रकार का इम्पेलर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि बीच में फलक या वेन्स हैं और उसके दोनों तरफ प्लेटें लगी हुई हैं, तो ये एक प्रकार का बंद है। इसमें वेन या फलकों के दोनों ओर धातु की प्लेट या ढक्कन लगे होते हैं। ये इम्पेलर साफ द्रव के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें गंदगी वाला द्रव लगाएंगे तो क्या होगा, वो वेन्स के चूँकि वेन्स बंद हैं दोनों तरफ से, तो उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं और इसीलिए ये अधिक दक्ष होते हैं। दूसरा है अर्ध खुले या एक सिरे पर ढके हुए, तो वन साइडेड कहा जाता है इनको। तो इसका चित्र 6.24 का बी है। इसमें क्या होता है, इसमें वेन या फलक के केवल एक ही ओर धातु की आधार बनी होती है। ये इम्पेलर लुगदीदार द्रवों या किसी सीमा तक गंदे
द्रव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और थर्ड है खुला इम्पेलर। इस प्रकार का इम्पेलर में क्या होता है, बीच में एक होल होता है, उस पर वेंस बनी होती है, अर्थात इसमें कोई साइड में या आधार प्लेट नहीं होती है। ये इम्पेलर गाढ़े लुगदीदार रेत या काफ़ी कूड़े करकट वाले द्रव के लिए भी उपयोगी है। अब है इम्पेलरों की फलकें या वेन के प्रकार। ये 3 प्रकार की हो सकती हैं, पश्च वक्रित, अग्र वक्रित और आरीय। तो पहला है पश्च चक्रित, यानी कि फिगर ए में दिखाई दे रहा है हमें, वेन इम्पेलर की घूमने की दिशा से उल्टी ओर झुकी रहती है। जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, सेंट्रल लाइन से पीछे की तरफ झुकी है, जबकि घुमाव दिशा क्या है, आगे की ओर, एक क्लॉकवाइज है। अग्रवक्रित में क्या होता है, इसमें घूमने की दिशा की तरफ ही झुकी रहती हैं वेन्स। और जो आरीय होती हैं, इसमें ये स्पर्शी के अभिलंब होते हैं। अब एक चीज़ और है कि इम्पेलर के अंदर से द्रव का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है, इस आधार पर भी इम्पेलर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अरीय या रेडियल फ्लो, जैसा कि चित्र 6.26 में ए में दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो द्रव है वो रेडियली अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, द्रव इम्पेलर के केंद्र से प्रवेश करता है और अरी दिशा में जाते हुए बाहर निकल जाता है, और यही पैटर्न ज़्यादा प्रचलित है। फिर है मिश्रित प्रवाह। तो मिश्रित प्रवाह में क्या होता है, इम्पेलर का द्रव प्रवाह कुछ अरीय होता है तथा कुछ अक्षीय होता है, और दाब शीर्ष अंततः अपकेंद्री बल के तथा अंशतः फलकों में उठने के कारण पैदा होता है। और थर्ड है अक्षीय प्रवाह। तो चित्र बी में दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या होता है, जो द्रव होता है वो प्रवेश करता है शाफ्ट की अक्ष के पैरेलल। अब है अपकेंद्री पंपों का वर्गीकरण। तो अपकेंद्री पंपों का वर्गीकरण कई आधार पर होता है। तो पहला है कार्य शीर्ष के आधार पर। यह निम्न प्रकार का होता है, जिसमें ए है निम्न शीर्ष अपकेंद्री पंप, जो कि 20 मीटर तक के शीर्ष के लिए कार्य करता है। बी है मध्यम शीर्ष, जो कि 20 से 40 मीटर तक के शीर्ष के लिए कार्य करता है। और थर्ड है उच्च शीर्ष, जो कि 40 मीटर से ऊपर शीर्ष के लिए काम करते हैं। दूसरा आधार है केसिंग के आधार पर। तो केसिंग के आधार पर जैसी केसिंग होगी वैसा ही, यानी कि वॉल्यूट केसिंग पंप, वॉर्टेक्स केसिंग पंप और टरबाइन केसिंग पंप। थर्ड है पंप शाफ्ट की स्थिति के आधार पर, क्षैतिज शाफ्ट अपकेंद्री पंप या ऊर्ध्वाधर अपकेंद्री पंप। फिर है इम्पेलर के वेन के खुले या बंद होने के आधार पर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, दोनों सिरे पर ढके इम्पेलर पंप, एक सिरे पर ढके और खुले। फिर है इम्पेलर की वेन के आधार पर, तो पश्चवक्रित वेन इम्पेलर पंप, या दूसरा है अग्रवक्रित, और तीसरा है रेडियल वेन इम्पेलर पंप। फिर है इम्पेलर्स में से द्रव प्रवाह की प्रकार के आधार पर। तो पहला है अक्षीय प्रवाह, दूसरा है रेडियल प्रवाह, तीसरा है मिश्रित प्रवाह। फिर है इम्पेलर में द्रव प्रवेश की संख्या के आधार पर, तो एकल चूषण अपकेंद्री पंप या द्विकल चूषण अपकेंद्री पर। और लास्ट है इम्पेलर की संख्या या स्टेज के आधार पर। तो इसको ये होता है एकल अवस्था अपकेंद्री पंप या बहु अवस्था अपकेंद्री पंप।
हाँ, एक चीज़ होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है अपकेंद्री पंपों की प्राइमिंग करना या प्राइमिंग युक्तियाँ। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि प्राइमिंग क्या होती है। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जब मोटर पानी छोड़ देता है या पंप पानी छोड़ देता है तो हमको पंप में पानी भरना पड़ता है। तो वही चीज़ है यहाँ भी। अपकेंद्री पंप में प्रायः वाल्व बंद कर व वायु निकास खोलकर चूषण पाइप व पूरी केसिंग को प्रयोग करने से पहले द्रव से पूरे भर कर उसके द्वारा वायु को निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्राइमिंग करना। तो इस प्राइमिंग के 3 तरीके होते हैं। पहला है हस्त प्राइमिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इस विधि में द्रव को हाथ द्वारा या सीधे ही किसी जगह भरे द्रव की टोंटी खोलकर चूषण पाइप पर पंप केसिंग को भर दिया जाता है। तो इसका भी कई तरीका है। चित्र ए में दिखाया गया है कि एक कीप द्वारा भरा जा रहा है, फिर एक पाइपलाइन से भरा जा रहा है या फिर एक ओवरहेड टैंक से भरा जा रहा है। दूसरी विधि है निर्वात द्वारा प्राइमिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें पंप के चूषण पाइप में एक निर्वात उपजाने वाली युक्ति को लगा देते हैं, जिससे पंप के केसिंग के ऊपरी भाग में निर्वात बन जाता है और वायुमंडलीय दाब के कारण पानी इम्पेलर तथा चूषण पाइप में चूसित होने लगता है। और थर्ड टाइप है स्वतः प्राइमिंग, सेल्फ प्राइमिंग। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में जल का संचरण स्वतः प्राइमिंग युक्तियों की सहायता से किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, चित्र के अनुसार कुछ पंप निर्माता अपने डिजाइन और पेटेंट में ही स्वतः प्राइमिंग युक्तियां प्रदान करते हैं, जिसमें राइजिंग मेन और चूषण पाइप दोनों ही पंप के शिखर पर चित्रानुसार जोड़े जाते हैं। इस प्रकार पंप के बंद होने पर भी थोड़ा बहुत पानी उस पंप में रह जाता है, जो कि प्राइमिंग का कार्य करता है। अब है अपकेंद्री पंपों के उपयोग। तो अपकेंद्री पंपों का उपयोग इतना व्यापक है कि सभी का वर्णन संभव नहीं है। आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जो इसका मुख्य उपयोग है वो इस प्रकार है। सिंचाई के लिए नलकूप में जल की निकासी, विशेषकर बाढ़ आदि के पानी को, संघनित्रों में जल का परिसंचरण के लिए, म्यूनिसिपल वाटर वर्कर्स में जल आपूर्ति के लिए, सीवेज के निस्तारण के लिए, सार्वजनिक जल प्रदाय के लिए, तेल शोधक कारखानों में, पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल का पंपन, आग से बचाव आदि के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है प्रत्यागामी पंप और अपकेंद्री पंप की तुलना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो ये पहला पॉइंट है, अपकेंद्री पंप में इसकी रचना जो होती है वो सरल होती है, क्योंकि इसमें अंगों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। परंतु प्रत्यागामी पंप में की रचना जटिल होती है और इसमें अंगों की संख्या अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है अपकेंद्री पंप का, ये निश्चित विसर्जन के लिए पंप का भार कम होगा, परंतु समान विसर्जन के लिए प्रत्यागामी पंप का भार अधिक होता है। ये निम्न शीर्ष तथा अधिक विसर्जन के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि प्रत्यागामी कम विसर्जन और उच्च शीर्ष के लिए प्रयुक्त होते हैं। चौथा पॉइंट अपकेंद्री पंप का यह है कि यह कम फर्श क्षेत्रफल घेरता है तथा इसका स्थापन या इंस्टॉलेशन सुगम है।
जबकि प्रत्यागामी पंप स्थान ज़्यादा घेरता है और इसका स्थापन भी थोड़ा कठिन है। तो 5वां पॉइंट है अपकेंद्री पंप का, इसकी टूट फूट कम होती है जबकि प्रत्यागामी पंप की टूट फूट अधिक होती है। 6वां पॉइंट है अनुरक्षण लागत कम होती है अपकेंद्री पंप की, जबकि प्रत्यागामी पंप की अनुरक्षण या मेंटेनेंस लागत ज़्यादा होती है। अपकेंद्री पंप जो होता है 7वां पॉइंट है, ये गंदे पानी के लिए उपयोग किया जा सकता है परंतु प्रत्यागामी पंप नहीं किया जा सकता है। फिर 8वां पॉइंट है, यह उच्च गति पर चलता है जबकि प्रत्यागामी पंप उच्च गति पर नहीं चलता है। और अपकेंद्री पंप द्वारा 9वां पॉइंट है कि इसका जो विसर्जन होता है वो यूनिफॉर्म होता है जबकि प्रत्यागामी पंप का विसर्जन नॉन यूनिफॉर्म होता है। 10वां पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप में वायु पात्र आवश्यक नहीं है जबकि प्रत्यागामी पंप में वायु पात्र की आवश्यकता होती है। 11वां पॉइंट है अपकेंद्री पंप में यह समान घूर्ण लगता है और प्रत्यागामी पंप में असमान घूर्ण लगता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का परिचालन यानी कि ऑपरेशन आसान है जबकि प्रत्यागामी का थोड़ा कठिन है। अपकेंद्री पंप में प्राइमिंग की आवश्यकता होती है जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है। 14वां पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो प्रारंभिक कीमत होती है कम होती है जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप की ज़्यादा होती है। लास्ट पॉइंट है अपकेंद्री पंप निम्न शीर्ष पर अधिक दक्ष होते हैं जबकि प्रत्यागामी पंप निम्न शीर्ष पर दक्षता कम होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपकेंद्री पंप का मैनोमीटर शीर्ष। तो दाहिनी तरफ एक फिगर बना है जिसमें कि हम देख रहे हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और ए पॉइंट पर जल स्तर से पाइप की हाइट जो है वो HS है और जहाँ डिलीवरी हो रही है उसकी हाइट है HD। अब बी पॉइंट जो है जहाँ पे प्रेशर गेज लगा है उसकी पॉइंट है उसका हाइट है ZB। तो चित्रानुसार अपकेंद्री पंप का जो स्थैतिक शीर्ष होता है H बराबर HS प्लस HD, मैंने पहले भी पढ़ाया था हेडिंग में। स्थैतिक शीर्ष जो होता है वो दोनों शीर्ष के योग के बराबर होता है। फिर है चूषण शीर्ष बराबर HS प्लस HFS प्लस VS स्क्वायर बाई 2G, जहाँ HFS चूषण पाइप में घर्षण शीर्षानी है तथा निकास पर शीर्षानी VS स्क्वायर बाई 2G है। इसी प्रकार प्रदाय शीर्ष या डिलीवरी शीर्ष जो होता है वो होता है HD प्लस HFD प्लस VD स्क्वायर बाई 2G। यहाँ भी सेम चीज़ है, HD शीर्ष है प्लस HFD घर्षण शीर्षानी पाइप में और VD स्क्वायर बाई 2G निकास पर शीर्षानी है। तो इस प्रकार मैनोमीटर शीर्ष टोटल होगा वो होगा चूषण शीर्ष प्लस प्रदाय शीर्ष के बराबर, और जो कि होगी बराबर HS प्लस HD प्लस HF प्लस HFD प्लस VS स्क्वायर बाई 2G प्लस VD स्क्वायर बाई 2G। या हम ये कह सकते हैं ये होगा स्थैतिक शीर्ष प्लस स्तंभ शीर्षानियों के योग के बराबर। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये HB माइनस HA के बराबर भी हो सकता है। अब है अपकेंद्री पंप की हानियाँ। तो पहला इसमें द्रवी हानियाँ जो कि 2 प्रकार की होती हैं। ये पहली जिसका हानि का है, जो पहली हानि है वो है कि इम्पेलर में प्रवेश व निकास पर भवनों के बनने के कारण हानि होती है और इम्पेलर में घर्षण हानि विसारक में भंवर तथा घर्षण के कारण शीर्ष हानियाँ होती हैं। फिर दूसरा इसमें चूषण और प्रदाय पाइप में होने वाले समस्त विभिन्न शीर्ष हानियाँ।
यांत्रिक हानियाँ भी होती हैं इसमें, जो कि मुख्य बेरिंग व ग्लैंड कपलिंग आदि घर्षण के कारण होती है। और इन हानियों को हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि विद्युत मोटर द्वारा इम्पेलर को दी गई ऊर्जा बराबर होता है इम्पेलर द्वारा दी ऊर्जा प्लस यांत्रिक हानियाँ। और इसी प्रकार शाफ्ट का हॉर्स पावर माइनस यांत्रिक हानियाँ बराबर इम्पेलर का हॉर्स पावर। इम्पेलर का हॉर्स पावर माइनस पंप में द्रवी हानियाँ बराबर केसिंग निकास हॉर्स पावर। और केसिंग निकास पर हॉर्स पावर माइनस चूषण व प्रदाय पाइपों में हानियाँ बराबर स्थैतिक शीर्ष। आइए अब बात करते हैं पंप की दक्षताओं के बारे में। हम सभी जानते हैं दक्षता बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। तो उसी आधार पर पहला है इसमें मैनोमीटर दक्षता या द्रवी दक्षता कहते हैं, जिसे एन मैन लिखते हैं या एन हाइड्रो लिखते हैं, बराबर होता है मैनोमीटर शीर्ष अपॉन मैनोमीटर शीर्ष प्लस पंप में द्रवी हानियाँ, या फार्मूला हो जाएगा HM अपॉन HM प्लस HL, या केसिंग निकास पर हॉर्स पावर अपॉन इम्पेलर का हॉर्स पावर। दूसरी दक्षता है यांत्रिक दक्षता, यानी कि एन मैकेनिकल बराबर इम्पेलर की ऊर्जा बट्टे शाफ्ट को दी गई ऊर्जा, या ये कह सकते हैं इम्पेलर की ऊर्जा अपॉन इम्पेलर की ऊर्जा प्लस यांत्रिक हानियाँ, और जिसे हम कह सकते हैं इम्पेलर हॉर्स पावर अपॉन मोटर की शाफ्ट हॉर्स पावर। थर्ड है एक सकल दक्षता या ओवरऑल इफिशिएंसी। ये होता है मैनोमीटर शीर्ष अपॉन प्रति न्यूटन जल के लिए शाफ्ट को दी गई ऊर्जा, और जिसके हम कह सकते हैं जल का उठाया गया भार बट गुणा मैनोमीटर शीर्ष अपॉन 75 G अपॉन शाफ्ट हॉर्स पावर। तो इस प्रकार हो गया ये विभिन्न प्रकार की दक्षताएं। आइए जरा कुछ डिस्कस किया जाए पुराने साल जो पेपर आए हैं, जो पेपर हुए उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए इसमें जल टरबाइन की क्रिया सिद्धांत का आया है क्वेश्चन, फिर आया है पेल्टन व्हील के मुख्य अंगों के वर्णन के बारे में क्वेश्चन, फिर आया है पेल्टन व्हील की कार्यविधि के बारे में, फ्रांसिस टरबाइन की कार्यविधि के बारे में आया है, कम से कम 5-6 बार आ चुका है ये भी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर कपलाइन टरबाइन का भी आया 1-2 बार, आवेगी टरबाइन की क्रियाविधि के लिए भी आया है, प्रतिक्रिया के लिए भी आया है। फिर आया है रेसिप्रोकेटिंग पंप की रचना चित्र की सहायता से बताइए। तो इसमें चित्र भी बनाना है और उसके बारे में भी लिखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फिर आया पश्चात पंपों का चित्रों की सहायता से कार्य सिद्धांत के बारे लिखने के लिए। फिर आया अपकेंद्री पंप का रेखा चित्र बनाइए तथा विभिन्न नामों के बारे में। फिर आया पश्चाग्र और अपकेंद्री पंप की तुलना के बारे में, और 2 बार 1-2 बार ये भी आया प्राइमिंग क्या होती है और यह क्यों आवश्यक है। तो ये सब पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ कि थ्योरी सब्जेक्ट है तो फिगर बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। फिगर जब अच्छा बनेगा तभी अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि फिगर अगर अच्छा होता है तो एग्जामिनर देख के समझ जाता है कि इस लड़के को आता है। तो ये हमारा इस प्रकार से ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।